नमस्कार दोस्तों। एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के करियर टॉक इस सीरीज में मैं प्राध्यापक धीरज बुने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। करियर टॉक के इस सीरीज में हम आशा करते उम्मीद करते हैं कि हर महत्वपूर्ण गेस्ट को हम बुलाएं, विद्यार्थियों से पेरेंट्स से रूबरू करवाएं, उनके समस्याओं का समाधान करवाएं। आज एप्टेड एजुटेक के करियर टॉक इस सीरीज में हमारे बीच मौजूद है फ्रांसिस स्कूल के डायरेक्टर, जिनका एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है। नेशनल लेवल पे इनके काफ़ी स्कूल जो है रनिंग हो रहे हैं। ऐसे नीना बिसेन मैम, जो कि संचालक है फ्रांसिस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की, और साथ ही पेरेंटिंग के सेशंस हो गया, न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज के सेशंस हो गया, और साथ ही एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है इसको लेकर कई सैकड़ों वर्कशॉप मैम ले चुके हैं। और एक काफ़ी प्रेरणादायी पर्सनालिटी आज हमारे स्टूडियो में, हमारे अकेडमी में मौजूद है। तो सबसे पहले मैम, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धीरज सर। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आपने यहाँ आने का और अपने पॉइंट्स रखने का मौका दिया है। मैम, आप इतने सारे स्कूल की संचालिका है, राष्ट्रीय स्तर पे आप इतने सारे स्कूल को रन कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल एजुकेशन का क्या महत्व है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक करेक्शन करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इसे संभाल रही हूँ। सबसे पहले तो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने ये सब कुछ खड़ा किया है। हम सिर्फ केयर टेकर हैं। मैं, मेरे को डायरेक्टर्स, मेरी सिस्टर हैं हिना मैम, और मेरे हस्बैंड कमल बिसेन सर, विवेक छाबड़ा सर, हम लोग सब संभाल रहे हैं। बट ये जो खड़ा किया है, जो इसको इतना जो बड़ा वटवृक्ष बनाया है, ये मिस्टर कमल पुष्प चौहान और राज कमल पुष्प चौहान मैडम, जो मेरे माता पिता हैं, इन दोनों का किया गया है। पिताजी अब नहीं है, बट माता जी का विजन जो रहा है, क्योंकि माता जी शुरू से ही एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी रही हैं। तो शी इज़ अ वेरी क्लियर हार्टेड लेडी। हमेशा यही चाहती है कि बच्चा आए हमारे पास और एक अच्छा इंसान बन के निकले। सो शी इज़ वेरी मच पर्टिकुलर कि स्कूल एजुकेशन जो है उसे हम ऐसे सिंप्लीफाइड वे में, मतलब अभी ऐसा कहना ठीक है कि नहीं पता नहीं, बट एनईपी के जितने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जो आ रही है, उसमें कि कितने ऐसे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल्स हैं, वो पापा और मम्मी ने पहले ही स्कूल में लगा। इट इज़ लाइक शुरू से ही हमारे सारे टीचर्स बीएड चाहिए, ये पिताजी का एक ये था। मम्मा का शुरू से ये था कि जो फाउंडेशन है, मम्मा पहले से इसको फाउंडेशन बोलती हैं। जो हमारा किंडरगार्टन है, नर्सरी है, वी कॉल इट मॉन्टेसरी। वी हैव मॉन्टेसरी पैटर्न ओवर देयर, मॉन्टेसरी 1 2 3, दैट इज नर्सरी, KG1 एंड KG2 इन जनरल लैंग्वेज। तो मम्मी का शुरू से ही पहले से ये था कि ये जो फाउंडेशन है, इसमें जो आप सिखा दोगे बच्चे को, आपको देखना नहीं पड़ेगा लाइफ लॉन्ग बच्चा आगे क्या कर रहा है। तो मेरी जो एक ये बन गया है, आइडियोलॉजी जो बन चुकी है कि स्कूल एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अनलेस यू एक्वायर स्कूल नॉलेज, आपको स्कूल एजुकेशन अगर आप नहीं एक्वायर करते हैं तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपका बेस मजबूत नहीं है, आपका बेस कंफ्यूज्ड है। यू कैन सी द वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी कंफ्यूज्ड पीपल आर देयर, राइट? तो स्कूल एजुकेशन, द प्राइमरी एजुकेशन, प्लस नाउ इट इज़ मोर ऑफ स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशनल ईयर्स, दैट इज़ नाउ 5 years का जो हम न्यू NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सुन रहे हैं। So it is like that only, that we have to be very much particular for the school education. स्कूल रन करते हुए काफ़ी पेरेंट्स से आपका इंटरेक्शंस होता होगा, पेरेंट्स अपने समस्याएं बताते होंगे पेरेंटिंग के संबंध में। आपके हिसाब से आइडियल पेरेंटिंग क्या है, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? Oh my God. Dheeraj, so this is my favorite subject, parenting. Parenting, oh my God, this is really vast, but अगर दिया जाए इसको पॉजिटिवली, क्योंकि कोई भी पेरेंटिंग कहीं से सीख के तो आता नहीं है। इट्स जस्ट यू रियलाइज एंड यू फोकस ऑन योर चाइल्ड, तो आपको पेरेंटिंग आ जाता है। बट बीइंग अ गुड पेरेंट इज द ओनली की, इज द ओनली की। आइडियल पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, ये मेरे मुताबिक सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हाँ, हम पेरेंट बन चुके हैं, हमने एक जीवन जो इस दुनिया में लाया है, इसकी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्ण जिम्मेदारी, जवाबदारी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ आवर्स। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन
ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कैसे बिहेव करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये दूसरों पे नहीं छोड़ सकता हूँ, या मैं किसी और पे नहीं डाल सकता हूँ कि वो उसको सिखाए, उसको देखे। मैं जैसा अपने जीवन में बिहेव करूँगा या करूँगी, बच्चा वैसे ही बिहेव। मैं जिस तरह से प्रेम की भाषा यूज़ करूँ, गुस्से की भाषा यूज़ करूँ, जो भी करूँ, बच्चा वही सीखेगा। आप बच्चे को बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, टोकेंगे। टोकना, अब इसे टोकना कैसे मैं समझा सकती हूँ आपको कि टोकना ज़रूरी है बच्चों को, बट टोकने का तरीका अलग होना। आप 4 लोगों के सामने उसे टोकेंगे, he is not going to take anything in his head. The child is never going to take anything if you do it in public. आप उससे बात करो, मोर एंड मोर टॉक, मतलब जितना ज़्यादा आप बच्चे से बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उसके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। आप भी तो बच्चे थे, आप भी तो बच्चे थे, आपको अच्छे से मालूम है इस उम्र में मैं कैसा था, इस उम्र में मेरे दिमाग में कौन सी चीज़ें चलती थी, मुझे किस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती थी। ये सब पेरेंट को पता होता है, एंड आई नो इट वेरी वेल कि ये पेरेंट को पता होता है। यू जस्ट हैव टू शेयर योर एग्जाम्पल्स दैट सी चाइल्ड, आई हैव गॉन थ्रू दिस, these are my experiences, I have failed here, I got success here. You share your failures now. Why parents have to only show the good picture of their side? आप अपने फेलियर शेयर करो, बच्चा अपने फेलियर शेयर करेगा, he will not be hesitant. आप उसको रोक के, गुस्सा करके, मतलब you just take away things from the child. पहले तो खुद ही दे देते हैं मोबाइल, बाद में खुद ही छीनते हैं मोबाइल। ये this is not going to help. There has to be a logical approach towards the child again. क्योंकि बच्चा है, उसको अपना दिमाग है, यू नो कि जो छोटा बच्चा होता है टिल द एज ऑफ 3, उसके मेमोरी कितनी हाई लेवल होती है। हिज ग्रास्पिंग इज सो हाई, ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग गोइंग अराउंड हिम। वो सब कुछ ग्रास्प करता है। तो जब आप उसके सामने, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एवरी पेरेंट शुड बी आइडल पेरेंट, बट येस वी कैन ट्राई टू बी 80% आइडल पेरेंट, because we are creating something for ourselves, for the nation. कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ideal parenting is like very important। और पेशेंस रखना पेरेंट्स के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है। टाइम बिताना बच्चों के साथ, ज़रूरी नहीं है पूरा दिन बैठो, क्वालिटी टाइम, इट डजेंट हैव टू डू एनीथिंग विद क्वांटिटी। आप बच्चे के साथ में 1 घंटा बैठे, उसके साथ खेलो, उसकी गेम, हाँ आज उसको अगर आपके साथ में ये गेम खेलनी है मोबाइल पे, आप खेल के तो देखो, खेलो, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ उसको, बच्चे को कि ये मुझे ये तकलीफ हुई, आगे चल के आपको ये तकलीफ हो सकती है। जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं यहाँ दुखता है, कुछ तो होता है। तो कभी सर दुखता है, कभी आंखें दुखती है, बच्चे को वो सब इमिजिएटली नहीं समझ में आता, बट लेटर ऑन उसके साथ में ये सब होगा और उसकी लाइफ में जल्दी हो जाएगा, because he is continuously, if he is on the mobile or anything. So you can just share your experiences and every pros and cons of everything, so the child will be able to understand. This is what I feel, because आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, they don't talk to the child, deep down talk नहीं होती है कहीं, फिर बच्चा भटक जाता है, फिर जो उनको प्यार से समझाते हैं उसी समय पे, या प्यार से उनकी क्वेरीज सॉल्व करते हैं, बच्चा is likely to get attracted to that person only. It is said in a day, on an average, at least 5 times you should be touching the child. Till the age of 15, you should give a touch. सर पे हाथ फेरो, दुनिया काड़ी अपन प्रणाम करके ही हम घर से निकलते थे, माता पिता सर पर से हाथ फेरते थे, तो that touch, that positivity, what was that? ब्लेसिंग्स ही देते थे ना माँ बाप, दैट टच वॉज देयर। तो ये जो है आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि बच्चे हेजिटेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से बात भी करने के लिए। इनफैक्ट दे जस्ट डोंट वांट टू बी अराउंड द पेरेंट्स। सम पेरेंट्स आए इधर से तो दे विल शिफ्ट, यानी यहाँ से भाग जाओ। मतलब वी गेट अलॉन्ग सो मेनी एग्जाम्पल्स, मतलब आते रहते हैं ऐसे। तो इट इज़ रियली बिकमिंग डिफिकल्ट, बट इट कैन बी मेड ईजियर if parents take it positively, parents think over it, नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे को बनाना मेरा काम है, किसी और का नहीं है, मैं किसी और पे नहीं छू। एंड अभी तो समय ऐसा है, देयर इज सो मच ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली। हमें कैसे
आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. Ideal parenting is a must, and this is how I suppose ideal parenting should. Talk to the children, talk to your own child, give the child time enough, right? मैम स्कूल डेज में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं काफ़ी एडवांस उनकी लर्निंग होती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत स्लो लर्निंग होता है. हर क्लास में ऐसे बच्चे मिलेंगे, चाहे वो किसी भी स्कूल का अगर हमने क्या एक डेटा निकाले, तो जो एडवांस लर्नर होते हैं वो तो मेरिट आ जाएंगे, टॉपर आ जाएंगे. बट जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रिसेप्टिविटी काफ़ी स्लो होती है, उनको जल्दी समझ में नहीं आता है, ऐसे स्टूडेंट्स को हमने कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए एज अ टीचर, एज अ मेंटर, किस तरीके से ऐसे स्टूडेंट्स को हम गाइड करें? सबसे पहले तो ना धीरज सर, ये जो स्लो लर्नर्स हैं, ये स्लो क्यों हैं, ये हमें देखना ज़रूरी है, ये फिगर आउट करना ज़रूरी है. किसी का अप्रोच विजुअल थिंग्स पर से ज़्यादा होता है, किसी का अप्रोच होता है कि मैं सिर्फ सुन लूँ, ऑडियो से ज़्यादा होता है, किसी का अप्रोच होता है कि उसको कोई भी चीज़ है ना, आप रीड करने बोलो बच्चे को, खुद से रीड करने बोलो या खुद से राइट करने बोलो, तो वो अप्रोच होता है बच्चे का. ये बच्चे की खुद की अप्रोच है. तो इससे क्या होता है, जब हम एक बार ये फिगर आउट कर लिए कि बच्चा किस मीडियम से, किस माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है, देन इट इज़ ईजियर फॉर अस टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू, लाइक जो भी जिस चीज़ में भी स्लो है. तो ये हम ऐसा कर सकते हैं. दिस इज़ बेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, येस डेफिनेटली देर आर एक्स्ट्रा क्लासेस, देर आर एक्स्ट्रा, बट एक्स्ट्रा इट डज नॉट मीन एनीथिंग. बट आप राइट अप्रोच अगर रखते हो बच्चे की तरफ, तो देन इट इज़ बेटर. क्योंकि कुछ बच्चे, जैसे आपने कहा, आप पढ़ रहे हो, आप उधर दिखा रहे हो, बोर्ड पे कुछ दिखा रहे हो, टेक्स्ट बुक में विजुअल्स है, ये सब एक बच्चा सारा कुछ ग्रैब कर लेता है जो फास्ट है. जो स्लो है वो थोड़ा सा, उसको लॉजिकली सारी चीज़ें, सारे डॉट्स जोड़ने में तकलीफ होती है. तो इट इज़ बेटर टू फर्स्ट फिगर आउट व्हाट इज़ द चाइल्ड्स लाइकली अप्रोच. के बाद में बच्चे को सिखाना ईजी पड़ जाएगा. स्कूल एजुकेशन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? मतलब आजकल टेंडेंसी बनती जा रही है कि हायर साइड का जो एजुकेशन है वही आपका करियर बनाएगा, बट आप स्कूल एजुकेशन को रन कर रहे हैं, तो क्या भूमिका है स्कूल एजुकेशन की एक आदमी के जीवन में? कैसा अप्रोच होना चाहिए? आज के डेट में स्कूल एजुकेशन ही नीट, जेई हो गया, आईएएस फाउंडेशन हो गया, इनका बेस है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो स्कूल अप्रोच है, तो जो अप्रोच मतलब पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, दोनों की. देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चे को तो सिर्फ जब वो 3 साल का है, 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चे को तो हमने डाल दिया स्कूल, राइट. द चाइल्ड डजंट नो. बच्चे को नहीं पता मैं कहाँ आया हूँ. मुझे पता है सिर्फ एक, ये दिस इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से अलग जगह है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ, पहले तो उसे समझ में नहीं आएगा क्या होने क्या वाला है, राइट. तो अप्रोच जो पेरेंट की होनी चाहिए वो तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होनी चाहिए. द पेरेंट हैज़ टू बी सपोर्टिव, इन अ सेंस सपोर्टिव टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूट, द ऑर्गेनाइजेशन, द टीचर्स. क्योंकि टीचर जो देगा, जो होमवर्क देगा, जो कुछ भी देगा, जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, उसका एक रिविजन पार्ट लेना ये पेरेंट का काम है. एवरीथिंग डज नॉट रिलाई ऑन द स्कूल और ऑन द इंस्टीट्यूट. तो सब कुछ वहाँ पे बस एक बार बच्चे को डाल दिया मैंने, वो वहाँ से बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट बन के आ जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो अप्रोच पेरेंट का कैसा होना चाहिए? मोर ओवर सपोर्टिव चाहिए. तो इससे क्या होगा ना कि इट विल बी ईजियर. इट इज़ ऑब्वियसली दिस टीचिंग और लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ अ टू-वे प्रोसेस. इट इज़ फ्रॉम द पेरेंट साइड ऑल्सो, इट इज़ फ्रॉम द टीचर साइड ऑल्सो, आई वुड से इट इज़ फ्रॉम द चाइल्ड साइड ऑल्सो. बच्चे की तरफ से भी वो उतना चाहिए, बट व्हेन ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, ही और शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज तो मैक्सिमम साइड व्हाट पेरेंट्स डू इज़, आजकल जो हम सपोर्ट अगर चाहते हैं पेरेंट का, तो व्हाट पेरेंट इज़ डूइंग इज कि उसका होमवर्क कर देंगे, उनके असाइनमेंट्स कर देंगे. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर. एंड ठीक है ना, खराब बनाएगा असाइनमेंट बच्चा, थोड़े मार्क्स कम मिलेंगे, फाइन,
उसे अपने बलबूते पे करने दो। आप सिर्फ रहो वहां पर उसके लिए कि हाँ अगर तुम कहीं अटक जाते तो आई एम देयर टू टेल यू, बट आई एम नॉट देयर टू डू योर होमवर्क। दिस शुड बी द अप्रोच। प्लस दिस शुड ऑब्वियसली नॉट बी द अप्रोच कि सब कुछ स्कूल में ही करा लिया जाए, होमवर्क भी स्कूल में ही करा लिया जाए, रिवीजन भी स्कूल में ही करा लिया जाए। स्टिल आजकल तो ऐसा है कि एग्ज़ाम्स के पहले रिविजन्स वगैरह सब टीचर्स अपने लेवल पे लेते हैं, बट यस पेरेंट्स का तो चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर धीरज सर, जो आपने बोली कि हायर एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं पेरेंट्स, स्कूल लेवल को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, वेयर एज इट इज़ ओनली द इम्पॉर्टेंट। Now maybe I might contradict some of the theories or something. We say marks are not important. We say marks बिल्कुल important नहीं है। Marks important बच्चे के लिए नहीं है, but हमारे लिए as teachers, हमारे लिए as parents, marks are important. Why? Not to judge the child, just to see the capacity of the child. If the child has given the fair examination. फिर जिसने चीटिंग करके दी होगी तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती बट अगर बच्चे ने एग्ज़ाम जेन्युइनली दिया है, फेयरली एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपको बताएगा कि इस बच्चे के कॉन्सेप्ट साइंस में कितने क्लियर हैं, मैथ्स में कितने क्लियर हैं, इंग्लिश में कितने क्लियर है, एसएसटी में कितने क्लियर है, बाकी अदर लैंग्वेजेस में कितने क्लियर है। दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डिसाइड द चाइल्ड्स करियर। It is easier for the child also to come up to you and say कि I am afraid of maths, or I am very good at science, or whatever, I am very expert at maths. This is how the child will also come. But now it depends how fairly the child has given the examination, how fairly he has studied. So it is very much important. Why teachers have been coaxing कि पढ़ लो, parents भी coax करते पढ़ लो, but नहीं समझ में आता कॉन्सेप्ट वापस आके भी पूछो। ये भी कहीं हम तो बोलते हैं इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कम बैक टू अस, आस्क अस, यू आस्क एन नंबर ऑफ टाइम्स, वी विल सॉल्व योर क्वेरी, बट आस्क। दिस इज यहाँ पे चाइल्ड का रोल शुरू हो जाता है। व्हेन द चाइल्ड एंटर्स द 7th 8th 9th 10th, देयर द चाइल्ड शुड बी आस्किंग क्वेश्चन कि क्या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या है। ही कैन आस्क एनी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस ऑल्सो कि व्हाई दिस रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, तो द टीचर हैज़ टू आंसर। टीचर आंसर करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ही कम्स आउट विद गुड मार्क्स। सो इट इज़ समवेयर इम्पॉर्टेंट, बट येस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन दोज लेवल वेयर वी स्टार्ट बोस्टिंग मेरे बच्चे को 95 मिला, मेरे बच्चे को 98 मिला, 99 मिला, ऑल दोज थिंग्स। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद दैट। दिस मार्क्स क्राइटेरिया इज फॉर दैट, to understand what is the capacity and capability of my own child. टीचर्स जो होते हैं बहुत से विद्यार्थियों की इंस्पिरेशंस होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपके रोल मॉडल कौन है? Well, there's a long list. There's so many people inspiring me. This actually inspiration और motivation ये दो अलग अलग चीज़ें। Inspiration is समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन यू। इन लाइक मैं जैसे अभी सर से हम बात कर रहे थे, तो सर से बात करते करते मैंने कुछ चीज़ें सीखी, समझी, तो ये मेरे दिमाग में अंदर चलते रहेगा। दैट विल समवेयर इंस्पायर मी। देयर सो मेनी पीपल। मोटिवेशन इज समथिंग व्हेन यू लिसन टू समबडी एंड यू ब्लाइंडली फॉलो दैट पर्सन। सो इंस्पिरेशन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, हस्बैंड इन लॉ, सन, इवन बहुत सारे लोग आते हैं, माई सिबलिंग, माई सिस्टर, देयर सो मेनी पीपल। सो बट मोटिवेशन, येस आई डू फॉलो डॉक्टर सुधा मूर्ति, बीके शिवानी। बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। इट इज़ मीन लाइक स्पेशली बीके शिवानी, व्हेन आई लिसन टू हर, तो इट्स समथिंग लाइक पीस। ऐसा लगता है आई एक्सपीरियंस दैट पीस इन माई सेल्फ व्हेन आई लिसन टू हर। हिस्टोरिकल कैरेक्टर आपको अपील करता है? ये तो करंट टाइम से हो गए, कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो पास्ट में हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इतना एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, जैसे आई टोल्ड यू आई फॉलो बीके शिवानी।
सो बीके शिवानी हो गए, या और भी जितने भी विजडम टॉकर्स जो हैं, जो आपको सिखाते हैं हाउ योर सोल शुड बी अवेकन, आपको अपने अंदर कैसे वो पेशेंस, वो पीस लाना है। सो ये सारे जितने भी लिंक्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद से जाकर ज़रूर जुड़े, सम और दी अदर वे। ही इज़ रिलेटेड टू एवरी preaching which I listen or I follow. So somewhere ऐसा मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि I'm somewhere influenced by his personality, स्वामी विवेकानंद। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त करना, इतना एनलाइटनमेंट आना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। हम तो अभी सीख रहे हैं। तो उनके जीवन से थोड़ी सी प्रभावित हूँ मैं, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हूँ। वो मतलब मैंने कहा ना, मैं जो भी सुनती हूँ वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड होता ही है। So स्वामी विवेकानंद probably is my role model from the past. मैम, आप उड़ीसा, पंजाब, एमपी, महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों से संबंधित रहे हैं, अलग अलग Right. रीजन से। व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा कि उड़ीसा में ऐसी क्या फेमस डिश है खाने योग्य? जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोड़ी है, वड़ा पाव है, उड़ीसा में क्या ऐसा भोजन, खाद्य पदार्थ है जो प्रसिद्ध है? वहाँ की मिठाई जो है ना, एक्चुअली वो एक बहुत राजभोग करके है। Correct. लाइक तो राजभोग उड़ीसा का डिश है। ओके। पहाड़ों बोलते हैं। सो इट इज सॉर्ट ऑफ रसगुल्ला ओनली, बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रसगुल्ला, बट इट्स दिस बिग एंड अलग चीज़ का बना होता है, पनीर का बना होता है। ये भी अपना रसगुल्ला भी पनीर का ही बना होता है, अच्छा है ना, बट दिस इज टोटली डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट। उसको ये पहाड़ों बोलते हैं। मैम, वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला है उससे भी जीआई टैग मिला है, और उड़ीसा का रसगुल्ला उससे भी जीआई टैग मिला है। Okay. मतलब तो आपने क्या वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का रसगुल्ला दोनों भी ट्राई किए हैं? कौन सा बेटर लगा आपको? अब ये तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट यस, पहाड़ो इज बेटर देन रसगुल्ला इज टोटली डिफरेंट। इट इज अमरावती में कहाँ मिल सकता है हमें? अमरावती में नहीं मिलेगा। मैं जब भी जाऊंगी तो आपके लिए जरूर पार्सल लेकर आऊंगी। या और अपार्ट फ्रॉम स्वीट डिश क्या फेमस है उड़ीसा का? उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल पूरी, अभी रथ यात्रा चल रही है। रथ यात्रा इज ऑलरेडी ऑन, रथ यात्रा शुरू है। ये चार धाम में से एक धाम है भाई। इट इज इट इज सेड, जो अपने चार धाम हैं इनकी जो लिंकेज है, इट इज रामेश्वर स्नानम, पुरी भोजनम, बद्री ध्यानम, and then Dwarka Shainam. So it goes like this, from the south towards the east, towards the north, and then towards the west. तो उसमें से एक धाम है, बहुत काफ़ी फेमस है। जैसे आपको, आपके जो बिजी शेड्यूल्स है, जो आपका वर्किंग स्टाइल है, उसमें काफ़ी आप व्यस्त रहते हैं, खुद को रिलैक्स रखने के लिए क्या करते हैं? क्या करना चाहिए इंसान ने खुद को थोड़ा रिलैक्स रखने के लिए, चिल रखने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए? आई डोंट नो एवरीबडी इज प्रिविलेज्ड विद दिस और नॉट, बट मेरा जो एक रिलैक्सेशन टाइम है, दैट इज टॉकिंग टू माई ओन चाइल्ड, एंड आई हैव अ सन। तो उसके साथ में बातें करती हूँ, उसकी पूरी दिनचर्या सुन, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। एक वहाँ पे मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, जब मुझे एक अंदर से एक खुशी मिलती है कि येस, द चाइल्ड इज़ कमिंग अप टू मी एट दिस एज ऑल्सो। ही इज़ 15 years old, तो एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। एक वो चीज़ है। प्लस येस, वन शुड टेक आउट ऑफ ऑल दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नो, गिविंग योर चाइल्ड टाइम एंड ऑल, इसके अलावा मी टाइम निकालना, जैसे मैं निकालती हूँ, वॉक्स पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक आउट मी टाइम। सोलेस, अकेले बैठो, उस समय कोई ना हो आपके आसपास, तब कहीं ना कहीं रिलैक्स होता है इंसान। मैं तो होती हूँ, मैं खुद होती हूँ। अकेले बैठो, एटलीस्ट 15-20 minutes a day, sit with yourself, introspect, think what I have to do in the entire day, what is my, आगे का तो बहुत आगे का तो सोचने का काम ही नहीं है आजकल। तो जस्ट थिंक, एटलीस्ट एक हफ्ते का तो भी शेड्यूल मैं अपना प्लान आउट करके रखूँ। कुछ तो ऐसा सोचूं जो, जिससे मुझे रिलैक्स लगे कि हाँ, मुझे पैनिक नहीं होना पड़ेगा इसके बाद में।
So this is how I take out my me time and relaxation time. दो चीज़ें हैं. लास्ट में मैम ये पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे आप हो गया, आपके सिस्टर्स हो गया, मैम हो गया, आपके मदर हो गया, सभी वुमेन होते हुए काफ़ी सक्सेसफुली फ्रांसिस ग्रुप ऑफ स्कूल को रन कर रहे हैं काफ़ी सालों से. तो वुमेन लीडरशिप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. और एक तरफ नहीं कि सोसाइटी का एक दूसरा साइड देखने को मिलता है कि वुमेन जो है खुद को अंडर एस्टिमेट करती है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है. तो ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जबकि आप खुद लीडरशिप कर रहे हैं, आप खुद एक नहीं क्या रोल मॉडल है काफ़ी वुमेन्स के लिए? नहीं, इतनी नहीं हूँ. अभी बनना है. मेन रोल मॉडल तो हमारी मम्मा है. वो है रोल मॉडल. बट यस डेफिनेटली, जो आज भी इस एरा में इतना आधुनिक हम बन चुके हैं, अगर आज भी कहीं अगर यू नो वी आर डिस्कसिंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट, धीरज सर, तो वी आई थिंक वी शुड गेट ओवर दिस टॉपिक. We should, because now it's time for, see, many people have fought for women, they have done so much, so many provisions are there and everything is available now. If still some women are not coming out of their shells and वो उतने दायरे के बाहर नहीं आ रहे हैं, then it is something now that we should be giving them a chance to fight for themselves. And they should. I would suggest every woman should be working. And now we don't take it like that ki men and women are different. Like we treat every individual as equals only. There is no difference for us कि school में admission जो आ रही है, I belong to a school so I can give that example very well. तो अगर school में बच्चा आ रहा है या बच्ची आ रही है, तो it is equal to us. अभी तो ये भी आ गया है कि मदर का नाम लगेगा. जो हम जो अभी फाइनल बोर्ड का जो ये देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, उसमें मदर का नाम पहले आएगा, देन फादर्स नेम एंड देन द सरनेम आफ्टर द चाइल्ड्स नेम. तो आई वांट टू से कि अभी इट इज टाइम फॉर द विमेन टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, फाइट फॉर देमसेल्व्स इफ इट इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी नीड टू फाइट नाउ. एवरीथिंग इज अवेलेबल. आई नो चैलेंजेस, अब ये एक्चुअली कैसा है, हम इसको बहुत बड़ा बना देते हैं कहीं ना कहीं, बट चैलेंजेस, मेन ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ चैलेंजेस समवेयर, बट दे डोंट स्पीक आउट. विमेन एम्पावरमेंट ये इशू बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अभी तो भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ पर्सनली. मे बी आई एम बीन लाइक शुरू से काफ़ी ऐसा रहा है, प्रोग्रेसिव रही है फैमिली, शायद इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इशू. If you want to come out, you must come out. You should be working. खाली तो बैठना नहीं चाहिए किसी भी इंडिविजुअल ने. जैसे हमारी अभी सर से भी बात हो रही थी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, सर यही बोल रहे थे श्री सर कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारी है, काम करने वाले चाहिए. इट शुड कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, कि अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे खाली नहीं बैठना है. तो इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी वुमन, एनीथिंग, बट येस एवरीबडी शुड बी डूइंग समथिंग फॉर हिम और हर सेल्फ. और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी धीरज सर, कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमें आगे आगे रास्ता बनता जाता है. वैसे ही दुनिया भी दिखती है, वैसी अपने आप चीज़ें अप्रोच भी होती है. बट वो जो अप्रोच हो रही है चीज़, वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना, उसको सही ढंग से उसके साथ जस्टिस करना, ये हर एक इंडिविजुअल का काम है. आप सिर्फ सोचिए, आप अच्छा सोचिए, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, राइट? So this is what my opinion is, that yes, we must treat everybody as equals now and let everybody work. सब में अपने अपने potentials हैं, सब में अपनी अपनी qualities हैं, बस आप आगे बढ़ो. काफ़ी सुंदर मैसेज मैम आपने दिया. यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो है, उनसे मैं निवेदन करूँगा मैम से इंटरेक्शन करने के लिए कोई स्टूडेंट अगर इच्छुक है तो कुछ प्रश्न पूछ सकता है.
तुम्ही माय नेम इज विवेक पोटदुखे. सॉरी. माय नेम इज विवेक पोटदुखे. ओके. तुम्ही ज्या समजा या फील्डमध्ये आले, डायरेक्टर बनले, त्यानंतर तुम्हाला काय डिफिकल्टीज फेस केले तुम्ही? चॅलेंजेस असे होते, दादाच म्हणेल. चॅलेंजेस असे होते की खूप लहान वयात ॲक्च्युली बाबांचं निधन झालं. लहान म्हणजे एवढंही लहान नव्हतं, पण तरी काही अनुभव नव्हता. अनुभव अजिबात नव्हता या फील्डमध्ये. I was pursuing my BSc Computers, and then I got married, and after that my father expired. So with zero experience we had to start. By the grace of God, मम्मी थे तो मम्मी चीज़ें समझाते गए. बस इस सब में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जैसे मेरे पिताजी का ऐसा सोचना था कि आप अगर किसी हायर पोस्ट पे जाते हो तो आपको हर एक पायरी चढ़ते हुए जाना चाहिए. जब हम ऊपर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हमें हर एक पायरी चढ़ के जाना चाहिए. तो ऐसा पिताजी का कहना था. तो मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया, राइट फ्रॉम बीइंग अ प्राइमरी टीचर, राइट फ्रॉम वर्किंग एज एन एडमिन ऑफिसर, राइट फ्रॉम बीइंग एन असिस्टेंट टू दी प्रिंसिपल. अपने ही स्कूल में एक प्रिंसिपल को असिस्ट करती थी मैं, टू लर्न द एंटायर प्रोसेस. यानी वहाँ पर टाइम टेबल बनाना सबको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जिनके अंडर मैंने सब कुछ सीखा उनके अंडर में इतना द थिंग्स बिकेम वेरी ईजियर फॉर मी. बट इतना है, यस आई हैड, दिस वाज माय चैलेंज कि कुछ पता नहीं था हाउ दिस ऑल वर्क्स, ये काम कैसे करता है, क्योंकि मेरी फील्ड टोटली अलग थी. माय फील्ड वाज कंप्यूटर्स, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, और ये टोटली अलग है. जहाँ हम सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, यहाँ टोटली हार्डवेयर है और एंटायरली हार्डवेयर था. तो ऐसे करते करते सीखते सीखते बस सीख गए. Hello, ma'am. My name is Shahu. I have one question for you. What are your opinions on soft parenting and assertive parenting, and what do you think its effect on our society? Okay. And what do you think India needs right now? Soft parenting or assertive parenting? Somewhere assertive, yes, please sit. Very nice question, but you have put on. The assertive parenting is like something related to positive parenting. Am I right? And when it comes to assertive, soft parenting जो है ये totally अलग concept है. Soft parenting means where you will not harm the child or something. Well, in this assertive parenting also, you will not harm the child, but yes, somewhere while talking to the child, you have to, yeah. In that case, sometimes negative reinforcement is provided to the child. तो punishment भी होती है, मतलब कुछ countries में तो what are your opinions on that? See, punishment, मैं punishment के totally against नहीं हूँ. Somewhere God is also watching us, and हम धरती पे ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं तो वो उधर से भी डंडा हमको देते हैं. So what I feel is first of all, be a friend to the child. First of all, सबसे पहले तो अपना connect बच्चे के साथ में ऐसा रख लें as a parent, that even if you are strict enough, you are, I mean, like any case, even if you are strict and you give a small, no corporal, no that banging wali punishment nahi, a punishment of like chalo, you have to do this task, a punishment of this kind. So this would be more, you know, on the assertive side. During the task, in the due course of the task also, the child is learning something, right? So I would say soft parenting is included in assertive parenting somewhere, but yes, assertive parenting is much important, and punishment should never ever be in a hard way. Beating a child is totally wrong.
जी मैम, काफ़ी आपके मज़ेदार, काफ़ी सुंदर, काफ़ी इफ़ेक्टिव आपके आंसर्स थे पेरेंटिंग, स्कूल, एजुकेशन, फाउंडेशन सभी बारे में। और विशेष तौर पे मैम आपका जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, आपका जो एसोसिएशन है एप्टेड एजुटेक को ऐसा ही मिलता रहेगा। और एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है यहाँ पे, जब भी आप उड़ीसा जाओ तो आपने जो डिश बोली है पहाड़ों, वो एप्टेड एजुटेक के सभी कर्मचारियों के लिए एक बार आप ज़रूर लेकर आइए, डेफिनेटली क्योंकि अमरावती में वो मिलता है नहीं और हम नहीं। उड़ीसा जा नहीं सकते अभी। तो निश्चित तौर पे आप वो एक स्वीट डिश जो है काफ़ी स्पेशल है हमारे लिए लेकर आएंगे। श्योर। और ऐसे ही हमें अपना आशीष, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, एक्सपर्ट गाइडेंस जो है हमें देते रहेंगे, यही आशावाद व्यक्त करता हूँ। और आपके मौल्यवान मार्गदर्शन के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। स्पेशली थैंक्स टू श्री कृष्ण टोंगसे सर, लाइक ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे हम हमारे यहाँ पे हमारी मम्मी को हेड मानते हैं, सर यहाँ पे हेड हैं। इट वाज रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद एप्टेड एजुटेक के चेयरमैन श्री कृष्ण टोंगसे सर से मैं निवेदन करूँगा कि मैम का स्वागत सत्कार सम्मान करें। थँक्यू मॅम, तुम्ही आज आलात ना, खरोखर आम्हाला सर्वांना खूप भरपूर आनंद झाला. तर ही जी मुलं आहेत ही पोटे पाटील का इंजिनिअरिंग कॉलेजचे MBAचे स्टुडंट आहे फायनलचे, ते इंटर्नशिपसाठी आहेत. हां, आणि इकडची जी बॅच बसलेली आहेत ही आहेत भंडारा इंजिनिअरिंग कॉलेजचे MTechचे फायनलचे मुलं जे इंटर्नशिपसाठी आहेत. हां, येस. आणि हा आमचा जो प्रयत्न जो आहे की इन्स्टिट्यूट उघडण्याचा किंवा तर त्याची तुम्ही पॅरेंटिंग या संदर्भात ज्या बोललात, तर पॅरेंटिंगचाच महत्त्वाचा विषय तिथून आम्ही सुरुवात करायचं आणि तुमच्यासारख्या लोकांची या इन्स्टिट्यूटला मदत व्हावी ही तुमच्याकडनं आम्हाला म्हणजे अपेक्षाही आहे आणि रिक्वेस्ट पण आहे. हां, कारण का हे अगदी खरं आहे तुम्ही जे बोललात ना, पॅरेंटिंग हा विषय फार महत्त्वाचा झालेला आहे. आज कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनचंच जग राहिलं आहे. विदाऊट एनी कॉम्पिटिशन काहीही करणे शक्य नाही आहे. हां, तुम्हाला जर तुम्ही सरकारी नोकरी करा, कॉर्पोरेट नोकरी करा, स्वतःचा व्यवसाय करा, कॉम्पिटिशन ही आलीच. कॉम्पिटिशन हा खरं म्हणजे आपण आपल्या घरात जेव्हा पाऊल ठेवतो ना, भिंतीच्या पहिल्या दारावर लिहून ठेवायचं, कॉम्पिटिटिव्ह दुनिया. आणि या कॉम्पिटिटिव्ह दुनियामध्ये सक्सेस हे माझं होणारच. हां, म्हणजे आमच्या लहानपणी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं वाक्य होतं, आराम हराम है. तर ते आराम हराम है हे जे स्लोगन होतं जेव्हा शाळेच्या भिंती रंगवताना कार्यक्रमाचे ते इव्हेंट मॅनेजमेंट आम्ही करायचं होतं, म्हणजे अगदी 5वीपासून तर 10वीपर्यंत किंवा कॉलेजच्या जमान्यामध्ये सुद्धा, त्यावेळेस असे त्या सेंच्युरी पेपरवर ते लाकडाच्या बांबूच्या बोरुनी तयार करणे, ते पेंट आपले त्या बाटल्यांचे कलर वगैरे ते आम्ही करायचं ते, आणि ते भिंतर रंगवायच्या शाळेमधल्याने सुंदर तो क्लास रंगवला जात होता. मी काय करायचं त्यावेळेस, तर तसंच मी माझ्या घरी रंगवलं होतं. आता रंगवण्यासाठी आता तेवढे पैसे असणे नसते, पण ते सेंच्युरी पेपर वगैरे माझे वडील पण त्यावेळेस तेवढं मदत करायचे, जरी ते मोलमजुरी करत होते तो पण ते करायचे. आणि मग काही मुलांचं ज्यांच्याकडे आहे तर ते आपलं खेड्यातली जे आता जे घरं असतात ते काय सागवानच्या नाटा असतात किंवा काही, त्यावर खडूने लिहायचे आहेत. म्हणजे ही सवय जी पडली होती ना, ते अगदी बालवयापासून ते आराम हराम आहे. किती छान स्लोगन आहे. आजकाल अनेक मुलं काय करतात की रिलॅक्स असतात बिलकुल, आणि मग शेवटल्या क्षणी ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट हातात आलं की मग धावपळ करणार. आणि काय आणि आईवडीलसुद्धा तेच करतं. माझा मुलगा कुठे आहे तर म्हणजे दिल्लीला, कुठे आहे तर पुण्यामध्ये, काय करतो आहे MPSCची तयारी करतो आहे, UPSCची करतो आहे. कोणी मोर्शीतला किंवा खेड्यातला वरुडचा असेल तर ते अमरावतीमध्ये काय करतो आहे, पोलीस भरतीची तयारी करतो आहे. अरे हो, पण केव्हा हे ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर किंवा ज्या काही मधल्या काळामध्ये असेल तर तेव्हा. पण ही जे बघा तुम्ही पण बोललात की जे अगदी 5व्या-6व्या वर्गापासून पहिल्या याच्यापासून दंडा मारायचा असेल तर तो जो प्रकार तुम्ही सांगितला की त्याला सजा म्हणून त्याला एक छडी नका मारू, पण ते डोळे वटारून जर का त्याला
सांगितलं की नाही हा टास्क कर, काय झालं, दोनही गोष्टी साधल्या गेल्यात. एक, त्याला त्या म्हणजे तुमची भीती निर्माण झाली की अरे आपल्याला काहीतरी आपण चूक केली ना, काही आराम करायला लागलो तर हे काम सांगतात किंवा आपल्याला रागावलेले आहेत हे समजतं त्या मुलांना. आता तुम्ही तर लहान वयातून गेले, तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये जर आठवणी घेतल्या तर तुम्हालाही कळतं. उद्या तुम्ही बाप होणार आहात, त्यामुळे तुम्हालासुद्धा ही शिकवणूक आत्तापासून जे तुम्ही काही पुंजी जमवून ठेवली ना, तर ती तुमच्या मुलांच्या कामी तुम्हाला येणार आहे. पहिले आता जरी तुम्ही एज्युकेशनच्या फील्डमध्ये आहात, एज्युकेशनच्या फील्डमधून पुढे जात आहात, या पिरियडमध्ये तुम्हाला अनेक गोष्टींचं म्हणजे मार्गदर्शन मिळतं आहे. त्या जुन्या काळामध्ये आम्हाला तर हे नव्हतं मिळत, आणि आता आम्हाला शिकवणारे शिक्षकसुद्धा अगदी D.Ed झालेले लोक असे ते शिकवायचे ना, तेव्हा कुठं हायर एज्युकेशन होतं. म्हणून हे फार असं उदाहरणं दाखवलं असतं. तर खूप छान वाटलं आज तुम्ही आलात, तुमच्याशी धीरज सरांनी जे काही इंटरॅक्ट केलं आहे आणि तुम्ही त्याची प्रश्नाचे उत्तरं पण फार छान वाटलं. आणि मलाही इतकं बरं वाटलं की का तुम्हाला बोलावण्यामध्ये उशीर झाला असं मला वाटायला लागलं. तर फार आनंद झाला. नाही तर मग मी कुठं हाय लेवल आहे, मला तर मी तर आपला अगदी साधा मोर्शीमधला म्हणजे मुलगा. आता इकडे इंजिनियर झालो, ठीक आहे, ते भारतभर फिरलो, भारतामध्ये सर्वीकडे माझी काम आहे, बाहेरचं काम चालू आहे, पण तरी जी आपली ओरिजिनॅलिटी आहे ती ओरिजिनॅलिटी काही जात नाही, ती नाही जात. आणि ते कसं आहे की ते उगीच स्वतःला हायफाय समजायचं आणि सोफिस्टिकेटेड शब्द तोडून मोडून बोलायचे, फप फप करणे, ते काही गरज नाही आहे, काही गरज नाही आहे. का भारतात राहतो आहे आपण, त्यात महाराष्ट्रात, त्यात अमरावतीत, त्यात एखाद्या खेळातला, आणि भाषा कोणाची बोलायला गेलो तर त्या अमेरिकनवाल्याचे काय कशासाठी शो दाखवायचा. आपलं आपण जसं आहे ना सरळ सरळ. आता मी तुमच्याशी दररोज बोलतो, आज मला नाही येता आलं तर ते तुम्हाला काही त्याच्यामुळे त्रास आहे का? हां, नाही बाबा हे तर फार सोफिस्टिकेटेड तर नाहीच आहे, ते तिकडे त्या अमेरिकनसारखं तर काही बोलत नाही, त्याच्यामध्ये मजा येते आपण सारख्या आपल्या भाषेमध्ये बोललं तर, उलट परकेपणा नाही राहत. तर त्यामुळे तुम्ही जे म्हणताय ते तसं काही नाही. आपण जिथे आहोत, जिथे होतो तिथंच राहायचं, आणि बाकीचे जे आपल्यासोबत आहे हा कारवा आपण सोबत घेऊन चालायचं, त्यांना पुढे ढकलायचं. आपण आता कशासाठी आहो? यांना पुढे न्यायसाठी. आपण तर जिथपर्यंत आलो तिथपर्यंत आलो ना, आता कुठे जायचं आहे आपल्याला? तर तुम्हाला जायचं ना, मला जायचं आहे, झालं. तर तुम्हाला तुमची मुलं असतील, तर माझी तर मुली कामी लागली आहेत, त्यांना की आता मला त्यांनाही न्यायचं नाही, त्यांच्या प्रकारामध्ये ते फार पुढे आहेत. ही बाकीची टीम आहे ना. तर फार छान झालं, आनंद वाटतो आहे.